हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपकी अपनी क्लास में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बर्नौली इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए थे। ठीक है, तो आज की क्लास भी आपकी बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन पे होने वाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आज आपकी क्लास होने वाली, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए जो आज हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले और आगे भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पेशेंस बना के इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये बर्नौली इक्वेशन की आपकी आज लास्ट क्लास होने वाली। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा नया मेथड यथार्थ अवकल समीकरण यानी एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसे स्टार्ट यहाँ पर कर देंगे। तो आज की क्लास को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल यहाँ पर ये होने वाली है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको सभी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अब इस इक्वेशन को हमें या तो dx अपॉन dy में चेंज करना होता है या dy अपॉन dx में चेंज करना होता है। हम इसमें देखते हैं हम इसमें किस में चेंज कर पाते हैं। अगर हम इसे dy अपॉन dx में चेंज करना चाहते हैं तो ये पूरी इक्वेशन उधर चल जाएगी 1 अपॉन में, उसके कारण हम इसे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, जो हमारी बर्नौली इक्वेशन का यहाँ पर फॉर्मेट रहता है, उसमें हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, dx अपॉन dy में चेंज कर देते हैं। dx अपॉन dy में चेंज करने के लिए हम इस dy को कहाँ भेजेंगे, इस dx के अपॉन में भेजेंगे, dx अपॉन dy इक्वल टू में, और ये वाला फॉर्मेट है हमारे यहाँ पर देखेंगे वो वैसा का वैसा हमारे यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे इस एक्स वाई को हम इक्वल टू के इधर भेज देते हैं। आप सोचेंगे कि सर आपने इस वाले को इधर क्यों नहीं भेजा, इसका कारण ये है क्योंकि ये हमारा बर्नौली इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको ये dx अपॉन dy की फॉर्म में हो तो इसके साथ हमारा px आता है और इक्वल टू क्यू एक्स की पावर n आता है। इससे पहले हम जो क्वेश्चन करते थे उसमें क्या आता था आपके dy अपॉन dx, अगर इधर dy अपॉन dx आता है तो इधर py हो जाता है इक्वल टू क्यू वाई की पावर n हो जाता है। बस इतना से यहाँ पर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर dx अपॉन dy है तो यहाँ पर px की फॉर्म में यहाँ पर होना चाहिए, साथ में इक्वल टू क्यू एक्स की पावर n आ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर तो कुछ आ नहीं रही, तो हम और यहाँ पर तो लेकिन x की पावर स्क्वायर आ रही, इसलिए हम इसे यहाँ पर इक्वल टू के इधर रहने देंगे और इस एक्स वाई को इक्वल टू के उधर भेज देंगे, जिससे वो माइनस में यहाँ पर चेंज हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरा फॉर्मेट हमारा बर्नौली इक्वेशन के रूप में यहाँ पर हमारा चेंज यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर दे रखा है। जैसे आपकी ये इक्वेशन बर्नौली समीकरण के रूप में आ जाती है उसके बाद हमें इसे चेंज करना होता है। कैसे करते हैं, यहाँ पर जो आपकी x की पावर n इधर दिखाई दे रही है उसको हम इधर अपॉन में यहाँ पर भेज देंगे, यानी x की पावर n को हमें यहाँ पर हटाना होता है इक्वल टू के उधर। जहाँ पर आपके पहले हम क्वेश्चंस करते थे वहाँ पर dy अपॉन dx आता था और इधर y की पावर n आता था, तब हम y की पावर n को हटाते थे और अपॉन में भेज देते। लेकिन इस फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पर आपके x की पावर n आ रहा है, तो यानी आप देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, तो इसे x स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसको इन दोनों के अपॉन में यहाँ पर भेज देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy माइनस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है इक्वल टू वाई क्यूब, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ऊपर आपके आ जाएगा, तो एक्स की पावर -2 यहाँ पर dx अपॉन dy यहाँ पर आपका बच जाता है। फिर यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर जो आपके ऊपर x दिखाई दे रहा था इससे एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो y अपॉन एक्स यहाँ पर आ जाएगा। इस x को भी हम कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो x की पावर -1 y यहाँ पर हमारा बच जाता है इक्वल टू वाई क्यूब यहाँ पर हमारा आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसे x की पावर -1 को हमें b मानना होगा, तो हम यहाँ पर v मान लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पर आपको x की पावर -1 का यहाँ पर आपको डिफरेंशियल यानी अवकलन करना होगा, जो कि बिल्कुल ही आसान है। इस -1 को आगे भेजना होता है अवकलन के लिए, फिर इसमें से -1 करेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। फिर x का भी आपको y के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना होगा यानी डिफरेंशियल करना होगा, तो dx अपॉन dy आ जाता है, साथ में इस v के भी हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dy हमारे यहाँ पर आ जाएगा। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन dx अपॉन dy की फॉर्म में करें, यानी y के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन हो रहा है हमारा, इसलिए हमारे जितने भी अवकलन हो रहे हैं वो y के सापेक्ष हो रहे हैं। जब इससे पहले वाले क्वेश्चन हम करते थे तो वहाँ पर dy अपॉन dx आता था, यानी नीचे क्या आता था dx, यानी x के सापेक्ष अवकलन यानी x के अगेंस्ट डिफरेंशियल होता था। तो हम यहाँ पर भी क्या करते थे, x के अगेंस्ट हम डिफरेंशियल यहाँ पर करते थे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना, काफ़ी छोटी बातें रहती है लेकिन ये भी काफ़ी आपके जो आंसर में उसमें चेंज यहाँ पर कर सकती है और आपको दिक्कत दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे y के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर भी हमारा y के सापेक्ष अवकलन हमारा होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dv अपॉन dx हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक काम कर दीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 और इसे इक्वेशन में हम यहाँ पर 3 यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, यानी बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पर माइनस दे रखा है और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यहाँ पर भी आपके क्या आ जाएगा, माइनस। आप एक काम कर सकते हैं, इस माइनस को इधर भेज दीजिएगा, तो ये माइनस डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आ चुका है, ठीक है। साथ में यहाँ पर माइनस, इस x की पावर -1 की जगह हमने क्या माना था, v माना था। इस y की जगह हम वैसा वैसा रहने देते हैं, इक्वल टू वाई क्यूब यहाँ पर हमारा आ जाता है। अब आप सबको पता है कि जब भी हमारे यहाँ पर dv अपॉन dx आए, चाहे dv अपॉन dy आए, ठीक है, तो उसका जो कॉफिशिएंट यानी गुणांक है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, केवल +1 रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इस माइनस को हमें यहाँ पर हटाना होगा। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों की इधर भेज देते हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस में यहाँ पर हमारे चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे हमारा इसका कॉफिशिएंट यहाँ पर वो प्लस का आ चुका है, ठीक है, +1 आ चुका है। अब यहाँ पर अगर dv अपॉन dy दे रखा है, तो इस v के साथ यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर कॉफिशिएंट यानी गुणांक होगा वो हमारी p की वैल्यू होगा। तो इस v के साथ क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो यही हमारा p की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। साथ में यहाँ पर इक्वल टू के उधर आप देखेंगे तो यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो इक्वल टू के उधर जो भी हमारा y का फंक्शन होगा वही हमारी q की वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या आती है आपकी, -y³ यहाँ पर हमारी आ जाती है। अगर आपकी p और q दोनों की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पर IF निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप सब IF का फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, p की वैल्यू यहाँ पर हमारे y दे रखी है, y dy, जैसे इसका इंटीग्रेशन यहाँ समाकलन करेंगे तो e की पावर y² अपॉन 2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी आप सब जानते हैं, जो कि क्या होता है, VIF इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी समाकलन QIF dy प्लस c। हम यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। IF अभी हमने निकाला e की पावर y² अपॉन 2, इसे रख देते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर q की वैल्यू हमें क्या निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, हमने जल्दी से बताइए, जो कि हमारे आई थी -y³। आप यहाँ पर देख सकते हैं, -y³ लिख देते हैं। और यहाँ पर IF की वैल्यू e की पावर यहाँ पर y² अपॉन 2 dy प्लस c यहाँ पर हमारा आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इस y की पावर जो क्यूब है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, y.y², बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, अभी हम आपको बताते हैं। इस y की पावर जो क्यूब है उसको आप लिख दीजिए y.y², जो कि दोबारा y³ ही बनता है। फिर e की पावर y² अपॉन 2 dy प्लस c यहाँ पर हमारा आ जाता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जो y² अपॉन 2 दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर t यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो 1 अपॉन 2 तो वैसा का वैसा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। y² का अवकलन करेंगे तो 2y dy आ जाएगा, और t का भी आपको अवकलन करेंगे तो dt यहाँ पर हमारा आ जाएगा। फिर 2 से 2 कट कर दीजिएगा, तो y dy की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक चीज़ और निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर y² की सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए आप इस 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस y² की जगह हम 2t यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इन सभी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, तो यहाँ पर v e की पावर y² अपॉन 2 ये वैसा का वैसा रहेगा। इक्वल टू में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर y dy की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इस dt को यहाँ पर हमने लिख दिया है। साथ में इस y² की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। यहाँ पर जो आपकी जो 2 है उसको हम बाहर लिख देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए ये आपका इंटीग्रेशन में नहीं आ सकता, इसीलिए हम इसे बाहर रख देते हैं। साथ में यहाँ पर जो ये t था उसको हम यहाँ पर अंदर रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी की वैल्यू हमारी वैसे की वैसे रहेगी, जैसे y² अपॉन 2 इसको हमने t माना था, तो ये e की पावर t यहाँ पर हमारा आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, इसको हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। इसे आइलेट के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, जो कि हम लगातार क्वेश्चंस में करते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वैल्यू इसको हमें छोड़ना होता है, सेकंड वैल्यू का इंटीग्रेशन करना होता है, साथ में माइनस आता है। फिर फर्स्ट वैल्यू को आपको उसी फंक्शन के साथ यहाँ पर अवकलन यानी डिफरेंशियल करना होता है। साथ में यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला है उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना होगा, dt प्लस c यहाँ पर हमारा आ जाएगा। फिर से आगे सॉल्व कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा e की पावर t आएगा, टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाता है। फिर e की पावर टी का दोबारा आप समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर टी यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर दोबारा हमें e की पावर टी का इंटीग्रेशन करना है तो दोबारा e की पावर टी आपके आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इधर e की पावर टी, इधर भी e की पावर टी है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे e की पावर टी को कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन में t-1 है, यहाँ पर प्लस c यहाँ पर हमारा आ जाएगा।
उसके बाद मैंने आपको जितने भी क्लासेस लिए उसमें मैंने आपको बताया कि जो भी हम यहाँ पर फंक्शन मानते हैं, वी फंक्शन चाहे टी फंक्शन, उसकी जो भी हम वैल्यू मानते हैं उसे हमें बाद में आंसर के समय यहाँ पर रखनी होती है। तो यहाँ पर हमारी फाइनल आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पर वी और टी की वैल्यू अभी बची हुई है जिसे हमने माना था, तो उसे हमें दोबारा रखना होगा। तो हमने v किसको माना था, x की पावर -1 को माना था, तो उसे दोबारा रख देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर t किसको माना था, y² को माना था, यहाँ पर भी हम t की जगह y² लिख देते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले हमने माना था यहाँ पर, तो उसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर आप x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, साथ में ये वैल्यू आपकी वैसे की वैसे रहेगी जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो e की पावर y² है, इसको हम इन दोनों के अपोन में यहाँ पर भेज देते हैं। तो जैसे ही आपकी e की पावर y² इसके अपोन में जाएगा तो ये तो दोनों ही सेम है, तो ये एक दूसरे से कट जाता है और इसके c के अपोन में जाएगा और फिर वो वैल्यू ऊपर जाएगी आपकी, तो e की पावर -y² में यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो आपके -2 बाहर दिखाई दे रहा है, इसको हम दोनों तरफ इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे -2 इस y² से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा और क्या बचेगा, -y² बचेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये -2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो +c की वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो वैसे वैसे ही हमें यहाँ पर रह जाती है, और ये क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। ये काफ़ी बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए dy/dx + y cos x = y की पावर n sin 2x। इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये dy/dx की फॉर्म में है तो यहाँ पर हमारे जो y की पावर जितनी भी होती है उसको हमें यहाँ पर हटाना होता है। तो यहाँ पर आपको y की पावर n दे रखी है, तो इसको हमें यहाँ पर हटाने के लिए इन दोनों के अपोन में यहाँ पर भेज देंगे। तो जैसे आपके इन दोनों के अपोन में आ जाएगा तो उसको हम डायरेक्ट ही कहाँ ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे y की पावर n इन दोनों के अपोन में आएगा तो हम उसको ऊपर भेज देंगे, तो y की पावर -n, और यहाँ पर भी इसके अपोन में आएगा y की पावर n, और यहाँ पर पहले से y दे रखा है तो ये 1 - n यहाँ पर आपका हो जाएगा। कुछ इस तरह की यहाँ पर आपके y अपोन में y की पावर n आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम जैसे इस n को ऊपर भेजेंगे तो y की पावर 1 - n में यहाँ पर हमारे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है y की पावर 1 - n cos x, और यहाँ पर y की पावर n हट चुका है, तो हमारे यहाँ पर sin 2x यहाँ पर हमारा बच जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर y की पावर 1 - n को क्या मान लेते हैं, v हम यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद इसका अवकलन यानी डिफरेंशियल हमें करना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर सिंपल होता है। 1 - n को हम आगे भेज देते हैं, फिर इसमें से -1 और करना होता है, तो यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा और -n यहाँ पर हमारा बच जाएगा। फिर इस y का भी x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा, dy/dx आ जाता है इक्वल टू dv/dx आ जाता है। उसके बाद इस 1 - n को कहाँ भेज देते, इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये अपोन में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे y की पावर -n dy/dx इक्वल टू 1/1 - n dv/dx, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड हम यहाँ पर दे देते हैं। और हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो y की पावर -n dy/dx था, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 - n dv/dx लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे y की पावर 1 - n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं और cos x। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos x v हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू में sin 2x हमारे यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसके बाद हमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है। कैसे होगा, यहाँ पर हम 1 - n को यहाँ पर इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको उधर दोनों की तरफ हम यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर dv/dx + 1 - n cos xv इक्वल टू 1 - n sin 2x यहाँ पर हमारा आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर ये फॉर्मेट के रूप में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर p और q की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि अब हम यहाँ पर if हमारा निकालना यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पर आप p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर dv/dx है, तो इस v फंक्शन, यहाँ पर जो हमारा v फंक्शन है, इसके साथ क्या आ रहा है, 1 - n cos x, तो यही हमारा p की वैल्यू हो जाती है। और इक्वल टू के इधर तो जो भी हमारा x का फंक्शन होगा, कि यहाँ पर अगर x है तो अगर हमारा x का फंक्शन जो भी होगा इक्वल टू के उधर, तो वो हमारा यहाँ पर q की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाती है। इस प्रकार हमारी जो p और q की वैल्यू आ चुकी है, अब हम यहाँ पर आसान तरीके से if निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका if का फॉर्मूला क्या हो जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यहाँ पर p की वैल्यू 1 - n cos x, dx साथ में यहाँ पर आ जाता है,
फिर हमें क्या करना होगा, ये 1 माइनस एन हमारा कॉन्स्टेंट यानी अचर, इसे हम बाहर रख देते हैं। इंटीग्रेशन कोसेक्स का करना होगा यानी समाकलन। तो कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपको यहाँ पर, साइन एक्स यहाँ पर आपका हो जाता है, ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स। यहाँ पर हमारा ये आई एफ निकल के हमारा आ जाता है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स की फॉर्मेट में यहाँ पर हो, तो हमारा जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन है समाकलन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। हम यहाँ पर सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर v की वैल्यू तो वैसे की वैसी, आई एफ अभी हमारा निकला ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू अभी निकाली थी 1 माइनस एन साइन 2x, इसको रख देते हैं। और यहाँ पर जो आई एफ अभी निकाला हमारा ये रहा डी एक्स प्लस सी यहाँ पर हमारे आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर साइन 2x का आप सब फॉर्मूला जानते हैं, जो कि क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो हम यहाँ पर रख देते हैं साइन 2x का फॉर्मूला, 2 को हम बाहर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। और साथ में क्या आता है साइन एक्स और कोस एक्स, ये हमारा साइन 2x का फॉर्मूला होता है, जो कि आप सब अच्छी तरह से यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद बाकी के फॉर्मेट आपका वैसा का वैसा यहाँ पर आपका रहने वाला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसे हम थोड़ा आसान रूप में चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 1 माइनस एन और साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस एन साइन एक्स को हम यहाँ पर टी यहाँ पर मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने 1 माइनस एन साइन एक्स को टी माना, उसके बाद हमें इसका अवकलन डिफरेंशियल करना होता है। तो 1 माइनस एन तो हमारा कांस्टेंट यानी अचर है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा। साइन एक्स का कोस एक्स हो जाता है डी एक्स इक्वल टू टी का अवकलन करेंगे डी टी आ जाता है। और ये 1 माइनस एन है, ये इस डी टी के अपॉन में यहाँ पर आपका आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, डी टी अपॉन 1 माइनस एन। अब उस सब वैल्यू को हम इसमें यहाँ पर रख देते हैं। कैसे रखेंगे, यहाँ पर इस 1 माइनस एन साइन एक्स की जगह तो हम यहाँ पर टी लिख देंगे। इस कोसेक्स की जगह हम यहाँ पर जो हमारा कोसेक्स और dx है, इसकी जगह dt अपॉन 1 माइनस एन रख देंगे। और यहाँ पर जो 1 माइनस एन साइन एक्स है, इसकी जगह t रख देंगे। तो e की पावर t यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारा क्या आएगा, यहाँ पर t अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस एन e की पावर t और dt यहाँ पर हमारा आ जाएगा, साथ में प्लस c यहाँ पर हमारा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे v e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू जो हमारा 2 बाहर कांस्टेंट है, वो तो वैसा का वैसा इंटीग्रेशन में t 1 अपॉन 1 माइनस एन e की पावर t dt प्लस c यहाँ पर हमारे आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये 1 माइनस एन भी कांस्टेंट यानी अच्छा, इसको भी हम बाहर ले जाते हैं। तो 2 अपॉन में 1 माइनस एन जो पूरा कांस्टेंट है वो एक साथ आ चुका है। इंटीग्रेशन में क्या बच जाता है, t e की पावर t dt प्लस c यहाँ पर हमारा बच जाती है। अब जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसे हमें आइलेट के फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है। जहाँ यहाँ पर हमारा t को हम फर्स्ट रखना होगा आइलेट के अकॉर्डिंग, और इसको सेकेंड हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है, क्योंकि e की पावर आपका हमेशा लास्ट में आती है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑटोमेटिक ही सेकंड हो जाता है, और ये हमारा यहाँ पर t हमारा फर्स्ट यहाँ पर रहता है। तो जैसे करेंगे इसका फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं, जो हमारा फर्स्ट होता है उसको हमें वैसा का वैसा रखना होता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है। यहाँ पर dt दे रखा है, तो t के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन होगा। तो e की पावर t dt यहाँ पर आ जाता है माइनस में, फिर इंटीग्रेशन जो फर्स्ट वाला रहता है उसका उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो t का हम t के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशियल कर देते हैं, तो dt अपॉन dt आ जाएगा, जिसका हम अवकलन करेंगे तो 1 वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा कोष्टक में आपका इंटीग्रेशन दोबारा आता है, जहाँ पर हमें सेकंड वाले का दोबारा इंटीग्रेशन करना होता है, साथ में dt प्लस c यहाँ पर आ जाता है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर t का इंटीग्रेशन है, समाकलन करेंगे तो दोबारा e की पावर t ही आएगा। तो यहाँ पर आपकी e की पावर t आ जाता है माइनस में, इस t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही वैल्यू बना देता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर t dt यहाँ पर हमारा बच जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका जो e की पावर t इसका दोबारा इंटीग्रेशन हम करेंगे तो दोबारा e की पावर t तो आएगा। आप सब जानते हैं कि e की पावर t का चाहे आप अवकलन कीजिए चाहे समाकलन कीजिए यानी इंटीग्रेशन कीजिए या डिफरेंशियल कीजिए, आपका दोबारा वही यहाँ पर आपका आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर दे रखा है t e की पावर t माइनस e की पावर t, दोनों तरफ आपको e की पावर d दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर e की पावर t को कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारे कोष्टक में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे t माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम प्लस c को यहाँ पर अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेट है यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर लाने के लिए हम जो भी चीज़ यहाँ पर मानते हैं, मैं आपको लगातार क्वेश्चन मैं कहते आ रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स लगातार हमारी क्लास से देखते जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपने किसी को भी v माना हो चाहे t माना हो,
तो आपको उनकी वैल्यू वहाँ पर दोबारा रखनी होती है। तो हमने यहाँ पर v किसको माना था, जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर सॉल्यूशन में हमने v किसको माना था, तो y की पावर 1 माइनस n को माना था। तो दोबारा v की वैल्यू y की पावर 1 माइनस n रख देते हैं। फिर ये वैल्यू यहाँ पर आपकी बेसिक वैसी रहेगी, इक्वल टू में 2 अपन में 1 माइनस n। यहाँ पर हमने यहाँ पर t किसको माना था, आप जाके देख सकते हैं। हमने यहाँ पर t थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने 1 माइनस n साइन x को माना था। तो इस t की जगह 1 माइनस n साइन x यहाँ पर रख देते हैं। इस t की जगह भी 1 माइनस n साइन x हम यहाँ पर रख देते हैं। बाकी की इक्वेशन आपकी वैसे की वैसे यहाँ पर रहने वाली है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है e की पावर 1 माइनस n साइन x, इसको हम इन दोनों के अपोन में यहाँ पर भेज देते हैं। तो जैसे आपकी इसके अपोन में e की पावर 1 माइनस n साइन x आएगा, तो यहाँ पर ये एक दूसरे से यहाँ पर कट जाएगा। दोनों सेम वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, तो ये एक दूसरे से यहाँ पर कट जाएगा। जैसे यहाँ पर आपकी इसके अपोन में यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे 2 1 अपॉन 1 माइनस n, और ये पूरी ब्रैकेट की चीज़ वैसी की वैसी बच जाती है। फिर प्लस c यहाँ पर आपका आता है। और अभी मैंने कहा आपको कि ये वैल्यू एक तो इसके अपोन में जाएगी और एक आपकी इस c के अपोन में यहाँ पर आपकी आएगी। तो ये तो एक दूसरे से कट जाती है, और ये वैल्यू कहाँ आती है, आपकी इस c के अपोन में यहाँ पर आपकी आ जाती है। उस वैल्यू को जैसे हम ऊपर लाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, आपकी माइनस में यहाँ पर हमारी चेंज हो जाती है। इस हिसाब से यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है वो जो कि आ चुका है, आपने देखा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छे आते हैं यहाँ पर, जो कि आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी जिसमें आपके 5 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप का आपका ये क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे भी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार हमारी क्लासेस देखते, प्लीज़ इस सेशन को लाइक करना ना भूलिए। आप में काफ़ी कम स्टूडेंट्स ही यहाँ पर जो जितनी भी क्लासेस रहती है उनको लाइक करते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत करके यहाँ पर क्लासेस लाते हैं, आप एक कम से कम एक लाइक तो यहाँ पर कर सकते हो। हर क्लास के बाद एक कमेंट तो आप में से हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर करके जानिए कि आपको कैसी क्लासेस लगी। अगर कोई कमी रहेगी तो वो भी आप लिख सकते हैं, हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट सबको यहाँ पर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व क्या है, यानी हल करना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग वाई का होल स्क्वायर, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्मेट में यहाँ पर चेंज करते हैं, जो कि हमारा पहले से यहाँ पर हो रखा है। लेकिन आप देखेंगे अगर हमारे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे जो वाई की पावर में जो भी होगा हमें उसे यहाँ पर हटाना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वाई यहाँ पर दे रखा है, एक साथ में यहाँ पर हमें लॉग वाई की पावर स्क्वायर भी दे रखे, तो हमें इस y और log y के होल स्क्वायर को हमें यहाँ पर हटाना होगा। और यहाँ पर केवल हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर रहेगा, जो कि हमारा बर्नौली इक्वेशन के फॉर्मेट में यहाँ पर हमारे ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम y log y की पावर जो होल स्क्वायर है इसको हम यहाँ पर कहाँ ले आते हैं, इन दोनों के अपोन में ले आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 अपॉन वाई log y का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स log y, और यहाँ पर ये आपकी जो पूरी वैल्यू इसके अपोन में भी यहाँ पर आ जाती है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो हमारे यहाँ पर बच जाता है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके y से y यहाँ पर आपके कट जाएगा, और एक log y से यहाँ पर log y होल स्क्वायर आपकी कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा आपके यहाँ पर 1 अपॉन में x log y यहाँ पर आपके बच जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारी दे देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो log y वैल्यू दिखाई दे रही है 1 अपॉन log y, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर t मान लेते हैं। फिर उसका अवकलन कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे हम समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 1 अपॉन log y को क्या मान लिया, हमने यहाँ पर v मान लिया, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है, -1 अपॉन log y का होल स्क्वायर y आता है। मैंने आप सबको कहा था ये एक तरह से आपके 1 अपॉन s के फॉर्मेट में यहाँ पर जो हमारा होता है फॉर्मूला, उसका क्या होता है अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्मेट में हम इसका अवकलन भी कर देते हैं, तो -1 अपॉन में जो भी आपकी वैल्यू उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब जो अंदर वैल्यू उसका भी तो अवकलन होता है आपका डिफरेंशियल, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर log y दे रखा है। जब आप इसका डिफरेंशियल यानी अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन y आएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन y यहाँ पर आपका आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर अवकलन करने में गलती कर देते हैं, जिससे उनका फाइनल आंसर है वो नहीं आ पाता। तो आप जितना हो सके अपने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन को काफ़ी
स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि इस बुक में आपका इसका ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम आने वाला है। और फिर हम y का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल टू v का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx हमारे यहाँ पर आ जाता है। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड हम यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो हमारी इससे पहले वाली स्टेप, उसमें जहाँ पर भी हमारे -1 अपॉन log y का होल स्क्वायर y दे रखा था, साथ में dy अपॉन dx था, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, dv अपॉन dx हम यहाँ पर रख देंगे। और जहाँ पर भी आपके 1 अपॉन log y था उसकी जगह हम वहाँ पर v यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो जैसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर माइनस dv अपॉन dx आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन x v आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके dv अपॉन dx के साथ माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था और वहाँ पर इक्वेशन में फर्स्ट में माइनस नहीं दे रखा था, जिस कारण यहाँ पर माइनस आपके आ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ गया। और आप सबको पता है कि जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपके आगे की वैल्यू का जो गुणांक के कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो -1 आ रहा है, तो इस माइनस को हमें हटाना होगा। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस माइनस को जैसे हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस में हमारे यहाँ पर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अगर हमें dv अपॉन dx दिखाई दे रहा है तो इस v के साथ जो भी फंक्शन है वो हमारे p की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर वो हमारा 1 अपॉन एक्स, साथ में यहाँ पर आप देखेंगे -1 अपॉन एक्स, यहाँ पर ये हमारी p की वैल्यू हो जाती है और q की वैल्यू यहाँ पर हमारी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारी हो जाती है। अगर आपके p और q की वैल्यू आ जाती है तो हमें if निकाल लेना होता है। if का फॉर्मूला क्या होता है, if इक्वल टू में e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ पर आप देख सकते हैं p की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, -1 अपॉन एक्स, इसे रख देते हैं। फिर 1 अपॉन एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आप सबको पता ही अच्छी तरह से, यहाँ पर आपका log x यहाँ पर आपका आ जाएगा। साथ में क्या दे रखा है, माइनस भी आगे लगा हुआ है, तो ये जैसे ही माइनस है ये आप पर आगे log के आगे है, तो जो भी log के आगे वैल्यू रहती है वो आपकी इसका क्या बन जाती है, यहाँ पर पावर बन जाती है। तो यहाँ पर माइनस दे रखा है तो ये माइनस भी x की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s की पावर -1 आपके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको पता है अगर e की पावर यहाँ पर log x दिखाई दे रही हो तो हम e से log हमारे यहाँ पर हट जाता है और केवल क्या बचेगा, यहाँ पर x की पावर -1 यहाँ पर हमारा बच जाएगा। चाहे तो यहाँ पर आप एक स्टेप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपके आ जाएगा log x की पावर -1 यहाँ पर आपके आ जाएगा। यहाँ पर e की पावर log है तो ये तो एक दूसरे से हट जाता है और क्या बचता है, x की पावर -1 यहाँ पर आपके बचता है। और इस x की पावर -1 को हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, if निकल के हमारा आ जाता है। अब हमारे यहाँ पर if हो चुका है तो इसका सॉल्यूशन के फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला है VIF इक्वल टू में इंटीग्रेशन QIF dx प्लस c। यहाँ पर हमारे v दिखाई दे रहा है, IF अभी हमने निकाला 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का जो कि हमारी q की वैल्यू थी, IF अभी हमने निकाला 1 अपॉन एक्स dx प्लस c। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब यहाँ पर बना देगा। जब आप 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे जो कि क्या आएगा, -1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करिएगा, इस एक्स क्यूब को ऊपर भेजना तो एक्स की पावर -3 हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3। तो यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो जैसे एक्स की पावर क्यूब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -3 में यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगा। और फिर जैसे आप इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आप सबको पता है इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर +1 होगा और ये -3 + 1 नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करते हैं एक्स की पावर -2 में और नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 यहाँ पर आपके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हम 1/2 जो यहाँ पर ये माइनस ऊपर चल जाता है और -1/2 और एक्स की पावर जो -2 दे रखी है इसे हम 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो s की पावर 1/x की पावर क्यूब है उसका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -1/2 1/x स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारा आ जाता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है तो 1/2 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर v किसको माना था, अभी बताइए। इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारी समीकरण नंबर सेकंड है उसमें जाके देखिए, हमने 1/log y को माना था। तो यहाँ पर हम 1/log y लिख देते हैं, यहाँ पर x इसके साथ आ रहा है इक्वल टू में 1/2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा आ जाता है, जो कि क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाता है। आपने देखा आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनकी जितनी हो सके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
कीजिएगा। इस हिसाब से यहाँ पर आपके जो बर्नौली समीकरण के हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन से, अदर बुक के क्वेश्चन से, आप इन्हें सॉल्व जरूर कीजिएगा। ये आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके लिए। तो आपको अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बर्नौली समीकरण से आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर आपके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप बर्नौली इक्वेशन से आप इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कोई सा भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है या आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 टेलीग्राम के चैनल दिखाई दे रहे हैं आपको। एक पे तो हम यहाँ पर कई PDF और यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, और एक चैनल पर आप जितना भी स्टडी से रिलेटेड डिस्कस है आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप कॉपी में लिखकर आप वहाँ पर इमेज हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं जल्दी उसका जो सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड वहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, आप इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। पहले ट्राई करना, उसके बाद अगर आपको दिक्कत आए तो वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। आज का ये क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें हम यहाँ पर नया मेथड है हम उसमें यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।